दुनिया की सबसे बड़ी और खामोश चोरी। जहां ना गोली चली ना अलार्म बजा, गोरों ने खुद अपने सबसे खुफिया राजों की चाबी एक पाकिस्तानी को थमा दी। सीआईए और मोसाद गहरी नींद सोती रही और एक पाकिस्तानी दिमाग ने पूरा ब्लूप्रिंट चुरा लिया। टेक्सटाइल मिल्स की मशीनों के नाम पर एटम बम के पुर्जे खरीदे गए। 27 मई की आधी रात दुश्मन के F-16 काहूटा तबाह करने के लिए फिजा में निकल चुके थे। फिर एक पैगाम गया, अगर एक बम भी गिरा तो कल सुबह का सूरज न्यू दिल्ली नहीं देख पाएगा। एक बटन और पलक झपकते ही काला पत्थर बिल्कुल सफेद हो गया। (1936) सफर का आगाज होता है भोपाल की सरजमीन से। जब एक टीचर के घर पैदा होने वाले इस बच्चे को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि इसके हाथों में एक मुल्क की तकदीर को बदलना लिखा है। 1952 में जब तकसीम का जख्म अभी गहरा था तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब खोखरा पार के बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान हिजरत कर आए। कराची की मिट्टी ने इन्हें वेलकम किया और आगे चल के सराखों पर बैठाया। डॉक्टर साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम तो भोपाल से हासिल की, पर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कराची के मशहूर डीजे साइंस कॉलेज से की। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से बीएससी की। तालीम का सफर यही नहीं रुका, तालीम हासिल करने की मजीद जुस्तजू उन्हें यूरोप तक ले आई। उसके बाद फिर जर्मन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या नेदरलैंड की डेल्फ्ट, डॉक्टर साहब ने मेटलर्जी में अपनी महारत का लोहा बाखूबी मनवाया। 1972 में बेल्जियम से पीएचडी की। वो एक दुनिया की बड़ी कंपनी यूरेनिको में यूरेनियम एनरिचमेंट के इरादों से वाकिफ हो चुके थे। उनका करियर उरूज पर था, मगर दिल अब भी अपने वतन पाकिस्तान के लिए धड़कता था। वहां की मोहब्बत उन्हें बार बार मुल्क जाने के लिए बेचैन कर रही थी। 1971 की जंग में उठाए गए नुकसानात और दुश्मन की बढ़ती हुई जारियत ने पाकिस्तान को एक मुश्किल फेस में ला खड़ा कर दिया था, जहां बका की जंग जरूरी हो चुकी थी। अब्दुल कदीर खान उस वक्त नेदरलैंड में यूरेनिको के साथ एक पुरसुकून और कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब 1974 में इंडिया ने अपना पहला एटमी धमाका किया तो वतन की मोहब्बत ने उनके हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार किया। इस संगीन सूरत हाल में हुकूमत की जवाबी कार्रवाई करने से कबल ही डॉक्टर साहब ने कदम उठाया। उन्होंने सीधा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को एक तारीखी खत लिखा। उस खत में उन्होंने वाज़ा पैगाम दिया कि अगर मुल्क को उनकी जरूरत है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर वतन वापस आ सकते हैं और पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 1960 से 1970 की दहाई में दुनिया सुपर पावर्स में बढ़ चुकी थी। एटमी ताकत पर चंद ममालिक का कब्जा था। इन मगरबी ममालिकों का एक गुरूर था। उनका मानना था कि खुसूसन एशिया से ताल्लुक रखने वाले लोग यूरेनियम एनरिचमेंट जैसी कॉम्प्लेक्स और निहायत ही पेचीदा टेक्नोलॉजी कभी नहीं समझ सकते। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट आखिर होता क्या है। जमीन से निकलने वाले यूरेनियम में ताकतवर हिस्सा 1% से भी कम होता है। यूरेनियम एनरिचमेंट दरअसल वो प्रोसेस है जिसमें आम यूरेनियम को तेज रफ्तार मशीनों में घुमाकर फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें से ताकतवर हिस्सा अलग किया जा सके। आम अल्फाजों में समझे तो कुदरती यूरेनियम को फिल्टर करके उसकी ताकत या क्वालिटी बढ़ाने के अमल को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। नेदरलैंड का शहर आलमेलो देखने में आम सा और पुरसुकून सा शहर, लेकिन
यूरोप के सबसे बड़े खुफिया एटमी प्रोजेक्ट का मरकज। यहाँ दुनिया की सबसे एडवांस जिप टाइप सेंट्रीफ्यूग बनाई जा रही थी, एक ऐसी मशीन जो आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज घूमकर आम यूरेनियम में से बम बनाने वाला U-235 अलग करती है। इस फैसिलिटी में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि किसी गैर मुल्की का वहां आना नामुमकिन था, लेकिन डच इंटेलिजेंस एजेंसी BVD से तारीख की एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने इस एशियन मेटलर्जिस्ट को लाइटली, यानी यूं कह लीजिए कि हल्का ले लिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि एक पाकिस्तानी इस लेवल की फिजिक्स और मेटलर्जी को कभी नहीं समझ सकता। एल्मेलो फैसिलिटी में सेंट्रीफ्यूग के सबसे अहम और खुफिया मैनुअल्स जर्मन जबान में लिखे हुए थे और डच साइंटिस्ट को जर्मन समझने में दुश्वारी का सामना होता था, लेकिन डॉक्टर साहब को डच, जर्मन और इंग्लिश तीनों जबान पर उबूर हासिल था। तो जब भी कोई मसला आता, डच साइंटिस्ट खुद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्टर साहब के पास चले आते। एक तरह से उन्होंने अपने खुफिया राजों की चाबियां खुद लाकर डॉक्टर साहब को थमा दी थी, जहां यूरोप के टॉप साइंटिस्ट का भी अकेले जाना नामुमकिन था। ये 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी और खामोश हाइट्स थी। ना कोई गोली चली, ना कोई अलार्म बजा। दुनिया की टॉप एजेंसी CIA, M16 और मोसाद गहरी नींद सोती रही और डॉक्टर साहब ने पूरा एटमी ब्लूप्रिंट चुरा लिया। डॉक्टर साहब को सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं दिख रहा था, उनका दिमाग एक फोटोग्राफिक मेमोरी तैयार कर रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन का डिजाइन किसी कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव में नहीं, बल्कि डॉक्टर साहब के दिमाग में और एक छोटी सी उनकी पर्सनल डायरी में रिकॉर्ड हो रहा था। वो सिर्फ नक्शे नहीं तैयार कर रहे थे, बल्कि यूरोप के खुफिया सप्लायर्स की फैक्ट्रीज की लिस्ट भी बना रहे थे, जो इस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे बनाते हों। एक ऐसा सप्लाई चेन नेटवर्क जो आगे चल के दुनिया की टॉप एजेंसीज को चकमा देने वाला था। दुश्मन समझ रहा था कि उनके राज महफूज हैं और तिजोरियों में बंद हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था आलमेलों की बारिशों में फिरता हुआ ये एक आम सा दिखने वाला शख्स एक ऐसे राजों को अपने जहन में लेकर चल रहा है जो आगे चलकर इन मगरबी ताकतों का गुरूर खाक में मिलाने वाला था। 1976 काउटा के बंजर और खामोश पहाड़, यहाँ दुनिया की नजरों से दूर पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा खुफिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 706। लेकिन दिमाग में ब्लूप्रिंट होना एक बात और दुनिया की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन को खड़ी करना दूसरी बात, खास तौर पे उस वक्त जब पूरी दुनिया आपका रास्ता रोके खड़ी हो। एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन कोई आम मशीन नहीं थी, ये आवाज की रफ्तार से भी तेज घूमती थी, तकरीबन 1 लाख रिवॉल्यूशन पर मिनट। इस स्पीड पर जमीन की कशिश यानी ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी मेटल को कागज की तरह फाड़ सकती है। इसके लिए मैग्नेटिक स्टील चाहिए था, वही खास स्टील जो स्पेस रॉकेट्स और जेट्स बनाने के लिए यूज होता है। अब दूसरी तरफ मगरबी खुफिया एजेंसीज हरकत में आ चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि आलमेलो से कुछ तो गायब हुआ है। फौरन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को हरकत में लाया गया। पाबंदियों का ऐसा जाल बिछाया गया कि पाकिस्तान के लिए एक आम हाईटेक पार्ट खरीदना भी नामुमकिन बना दिया गया। दुश्मन को लगने लगा कि उसने पाकिस्तान का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक मास्टरमाइंड भी थे। उन्होंने पाबंदियों को बाईपास करने के लिए एक ऐसी सैलिटी बनाई जिन्हें आज भी इंटरनेशनल एजेंसीज ब्लैक बुक में स्टडी करती हैं। जब सीधे रास्ते बंद हो गए तो डॉक्टर साहब ने बाजार का रुख किया। उन्होंने यूरोप के उन्हीं पुराने सप्लायर से राब्ता किया। फार्मूला सिंपल था, अगर पुरानी मशीन नहीं खरीद सकते तो उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर टेक्सटाइल मिल्स के नाम पर खरीदे गए। जर्मन, स्विट्जरलैंड और यूके में डमी कंपनीज बनाई गई। यूरोप से माल दुबई आता, वहां बॉक्सेस और लेबल चेंज होते और फिर कराची की बंदरगाह से होता हुआ काउटा के अंधेरी रातों में कहीं गायब हो जाता। 1976 से 1998 तक सियासतें बदलती रहीं, कोल्ड वार खत्म हो गई, मार्शल लॉ आए और बॉर्डर्स बदल गए। लेकिन काउटा के उन पहाड़ों में वो हजारों सेंट्रीफ्यूज एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर कंटिन्यूसली घूमती रही, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। 1980s के आखिर तक ही उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। यूरेनियम एनरिच हो चुका था, एटम बम का कोर यानी यूं समझ लीजिए हथियार का दिल तैयार
हो चुका था। अब यह खामोशी सिर्फ एक इशारे और एक वक्त की मुंतजर थी। एक ऐसी सुबह जब यह खामोशी पूरी दुनिया को हिला देने वाले धमाके में तब्दील करने वाली। 11 और 13 मई 1998 तारीख ने खुद को एक बार फिर दोहराया। इंडिया ने पोखरान में लगातार 5 एटमी धमाके करके दुनिया को हिला दिया। India conducted 3 underground nuclear tests. ताकत का तवाज़ुन एक झटके में टूट गया। न्यू दिल्ली की आवाजों में जश्न था और पाकिस्तान की तरफ धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। दुश्मन का पैगाम वाज़ेह था, अब हमारी सुपरमेसी मान लो। लेकिन पाकिस्तान के पास जवाब तैयार था। पर धमाका करने का फैसला आसान नहीं था। इस्लामाबाद पर आलमी दबाव एक तूफान की तरह बरस रहा था। खास तौर पर वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से लगातार कॉल्स आ रही थी। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को टेलीफोन पर धमकियों और लालच का एक अनोखा खेल खेलना शुरू किया। एक तरफ अरबों डॉलर के पैकेजेस और कर्जे माफ करने की ऑफर्स थी, दूसरी तरफ शदीद पाबंदियों और दुनिया से कटा देने की धमकी। क्लिंटन का पैगाम वाज़ेह था, अगर तुमने टेस्ट किया तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को पत्थर के जमाने की इकोनॉमी में भेज देंगे। 27 मई की आधी रात ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे खौफनाक और लंबी रात थी। तगाई के पहाड़ों में एटमी डिवाइसेस प्लांट की जा चुकी थी, केबल्स कनेक्ट हो चुकी थी, लेकिन अचानक इंटेलिजेंट डैशबोर्ड पर लाल बत्तियां जल उठी। खुफिया रिपोर्ट्स मिली कि दुश्मन ने आखिरी पत्ता खेल लिया है। काहुटा के एटमी प्लांट और चगाई के टेस्ट साइट पर हमले की तैयारियां शुरू हो चुकी। इंटेलिजेंस ने पकड़ा कि F-16 और मिराज जेट्स, जिनके बारे में शोबा था कि इन्हें इसराइल की सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान की फिजाओं की तरफ बढ़ रहे थे। मकसद वाज़ेह था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धमाके से पहले ही जमीन में खाक कर देना। वही तरीका जो 1981 में इसराइल ने इराक के औसिराक रिएक्टर पर आजमाया था। लेकिन पाकिस्तान खामोश रहने वाला नहीं था। फौरन रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ने फिजाओं का कंट्रोल संभाल लिया। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लोड कर दी गई और सबसे बड़ा कदम, पाकिस्तान के गौरी और गजनवी मिसाइल को ज़ेर ज़मीन महफूज मरकजों से निकालकर दुश्मन के शहरों की तरफ इशारा कर दिया गया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और न्यू दिल्ली को वाज़ा पैगाम दिया, अगर एक बम भी हमारी जमीन पर गिरा तो कल सुबह का सूरज न्यू दिल्ली नहीं देख पाएगा। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता तो पाकिस्तान का वजूद दुश्मन के रहमो करम पर होता। काउंटडाउन शुरू हुआ, बटन दबाया गया, 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड, 3 और फिर 30 सेकंड के वक्फे के बाद जमीन ऐसी कांपी कि जैसे कयामत का मंजर पेश कर दिया। पाकिस्तान दुनिया की 7th और इस्लाम की पहली एटॉमिक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। इंडिया के 5 धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 5 और फिर कुछ दिनों बाद एक और धमाका करके ताकत का तवाज़ुन कायम रखा और इस दिन को यौम तकबीर के नाम से जाना गया। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। और फिर चागी का आसमान गूंज उठा। और इन्हीं लम्हात में वो शख्स भी निकल कर सामने आया जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर। खैर, सफर कितना भी अजीम क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। 10 अक्टूबर 2021 को वो शख्स जिसने दुश्मनों की नींदें हराम कर दी थी, एक दिन सुकून की नींद सो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप इस किस्म की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं या फिर डॉक्टर साहब की
पर्सनल लाइफ कैसी थी, या उनकी लाइफ को लेकर आलमी कंट्रोवर्सी, या उनकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज क्या थे। इस बारे में मज़ीद मालूमात और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, हमें राय ज़रूर दें। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मज़ीद इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और अनकही हकाइक के बारे में आप जान सकें। शुक्रिया।